दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के सबके साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। अब तक मैं इस उपन्यास के प्रथम खंड के 3 भागों का वाचन कर चुका हूँ। आइए सुनते हैं उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर में। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पीकर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम दूब भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बर बिटोर यही होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं गड़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठे हुए जियावन बोला, बैदवा बेवकूफ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताक कर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइयां हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसिया कर बोले, तेरे बाप ने कोड़ार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी, अनिरुद्ध फिर बोला। गांव भर में वैद्य जी कह के आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपये की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर पास बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं वैद्य जी। वहीं तो मांगने आ जाया हूं, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा, अब बोलो काका। हमारी बात तो पतियाते नहीं थे, अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए ना वैद्य जी, क्या मांगते हैं। रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। तो खेत ले लीजिए, अनिरुद्ध फिर बोला। अरे अनिरुद्धवा, बक बक मत कर, नहीं तो देखता है डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल, काका बोले। सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी, वैद्य जी बोले। आप सुनाइए, काका बोले। हमारी आप सुनेंगे, वैद्य जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही। मेरे कहने भर से काम नहीं बनेगा, जो कहूं उससे मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, अब मुंह तो खोलिए, हमें अपना ओंकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। का रहा है जोर, बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले। जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी वाह, क्या साध के लकड़ी मारी कि काका एकदम से चित। काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर के से समधी भी बन गए, तो हो जाए बरच्छा, लगे हाथ। फिर तिलक में भी खाने को मिले, चट मंगनी पट बिया। बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पत्रा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहें तो बरच्छा कर दो। हो जाए, ददुआ कहने लगे। शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चला हो रामाजोर, ददुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले। वैद्य जी ने 51 रुपये से ओंकार की बरच्छा कर दी। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 4 का वाचन। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे।
भयवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इस बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था, मुंह फट, लेकिन उसको बिना दो चार गाली सुनाए काका पास में बैठने ही न देते। लेकिन ओंकार के तिलक के दिन काका के घर न जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लीप पूत कर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय कराए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर से गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वालों को चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भयविधि थी उसके घर खाने का न्योता तो गया ही, जिसके साथ न भी थी काका उसके घर स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े सभी घरजनवा का न्योता पहुंच गया। घरजनवा का अर्थ होता है घर पीछे एक व्यक्ति। साज होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियां, खाटें और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गईं। काका को धूसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दल वाले मुनेसर, रघुनाथ, अनिरुद्ध, रामकृपाल, सुभा सभी अतिथियों के सादर सत्कार में जुटे थे। तिलक में वैद्य जी ने नगद 1,000 रुपये, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे, गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के ही घर चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न दिया था। सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों के आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। जवार के गांव में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊंट, बाजे और धुदके की आवाज से काका का दुआर गूंजने लगा। बलिहार से चौबे थपरा था ही कितना, अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे पर लग जाए। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को समियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद समियाने में महफिल जमी। धराऊ रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए सहबाले की भी बुलावट हुई। सहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन सामियाने में सो गया था। नाव ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख न खुले। नाव तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में माता चंदन खड़े खड़े झूमता रहा। ब्याह के बाद मड़वे में से सभी आदमी हट गए थे। कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें रह गई थीं। नींद में अलसाए चंदन को झकझोर झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओंकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टेके चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा तो ओंकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यह चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की ऊँघाई टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली और देखते देखते पानी भरे कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चुल्लू में भरकर उसे छप से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दी। देखा पहुना, गुंजा फिर बोली। बाप रे बाप, हर घड़ी लुत्ती की तरह फर फर उड़ती है। चिन्ह लो बबुआ, यह तुम्हारी साली है गुंजा, नाउन बोली। अब की ओंकार ने गुंजा को चिन्हने की नजरों से देखा
तो वह लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्सों में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओंकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोहबर पूज लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे पीछे ओंकार और उसके पीछे रूपा कोहबर घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पर जा खड़ी हुई। द्वार रोके रहने से ओंकार को भी रुक जाना पड़ा। ओंकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की ओर ओंकार ने ताका तो बोली, यह कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लागने पाओगे, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओंकार ने गुंजा की ओर देखा तो बोली, पढ़े लिखे हो तो कोई दोहा, सवैया या कवित सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो, कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी यहाँ दामाद को रुपए देती हैं, बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओंकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओंकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की। बहिरे हो का पहुना, या अपनी बहन की याद आ रही है? हम क्यों अपनी बहन की याद करें? हमारे तो कोई बहन भी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं, चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फव्वारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है यह लड़का। 2-3 लड़कियां बोली, तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब तुम बोलो। गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले यह नहीं पता लगाया था? चंदन ने चट प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा विवाह अभी नहीं हुआ है, तुम ही पढ़ दो। गुंजा बोली। पढ़ दो बचवा, तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा। पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली, जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बर कन्या ने ब्याह से पहले ही एक दूसरे को देख भी लिया है। तभी ओंकार ने कोई सवैया बुदबुदा दिया। सास ने ओंकार के हाथ में रुपए दिए तो गुंजा बोली, और सहवाला? सहवाला कुछ नहीं पढ़ेगा, चंदन बोला। पढ़ना पड़ेगा, गुंजा अकड़ कर बोली। तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर से मैं थोड़े कम हूँ। हमारे कहने से द्वार पढ़ो। एक अंगुली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली, पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए लो, चलो घर में। गुंजा द्वार छोड़, देर हो रही है, गुंजा की माँ बोली। देखा, रुपया तो चट से ले लिया, गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओंकार, चंदन, रूपा कोहबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाला दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में पड़ा हुआ जौ, और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थी। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती अगरबत्तियों की महक से घर सुवासित हो रहा था। चूंकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित का काम पत्नी करा रही थी। कलश के सामने ओंकार के बाईं ओर रूपा और दाईं ओर चंदन बैठे। इन तीनों को घेर कर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर के बाहर लेकर चली गई। उसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम तो खत्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी करो। पंडिताइन के साथ प्रौढ़ स्त्रियां भी बाहर निकल गईं। रह गईं गुंजा की सखियां और अगल बगल के घर की बहुएं। गुंजा, पहचानती हो इनको? एक लड़की ने चंदन की ओर इशारा किया। गुंजा मुस्कुरा पड़ी। यही है नाव वाले, हमें याद है, गुंजा बोली। अरे बाप रे बाप, बोलने वाली लड़की ने आंचल से अपना मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और मिनट भर में पलटकर ओंकार के पीछे खड़ी हो उसके आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाती हुई बोली,
पहुना, यह पूजा की हुई सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। ओंकार गुंजा की हथेली से सुपारी ले अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में यह सुपारी मत रखना। वाह, तुम मना क्यों करते हो? यह कोहबर की रस्म है। गुंजा कृत्रिम रोब दिखाते हुए बोली, कोहबर में झूठी सुपारी खिलाने का रस्म है? चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला, झूठी? किसकी झूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है, किसी और को चराना। सारी लड़कियां हंस पड़ी। बाप रे, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर हो गई। चंदन पर फिर नींद का नशा चढ़ने लगा। वह रह रह कर झपकी लेने लगा। ओंकार ने उसे दो एक बार जगाया, लेकिन चंदन अपने को रोक न पाया और दीवार के सहारे उठंग गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भरकर ले आई और दूसरी खाली। चंदन को देखती हुई बोली, अरे सो गए? पहुना, तुमने भी नहीं रोका? और चंदन को झकझोरती हुई बोली, यहाँ सोने आए हो कि बतियाने? मुझे उघाई आ रही है। उघाई आ रही है तो यहाँ सोने को नहीं मिलेगा। कोहबर में रात भर जगना पड़ता है। अभी से यह हाल है तो अपने ब्याह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चों, तो यह लो। और गुंजा ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की नींद में माती आंखों पर छप से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई, प्यारी सोधी गंध। चंदन पूरी तरह जग गया। अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूं, और नहीं तो क्या बच्चे के बाप हो? पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगी। झेपते हुए नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहाँ के लोगों को जान लो, ये बदामो है चाचा की लड़की, ये सूरज कुमारी है, ये परेमा हमारी सखियां। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहिना की छोटी बहन हूं। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? परेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली, इस थरिया का चावल अंदाज से बताओ कि कै अजूरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो मैं बताती हूँ। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो। अगर अजूरी से नापने पर तुम्हारा अंदाज सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे। और अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना होगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजा कर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन कुछ सहम गया, इसलिए लाज को तोपने के लिए चढ़ से बोला, 30 अजूरी। तो अब नापो, गुंजा बोली। चंदन अजूरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30, चावल 35 अजूरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे अब क्या करना होगा। दूसरों से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या? गुंजा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पर जो कहूंगी करना होगा। अच्छा, कभी कहूंगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। तभी गुंजा की माँ 2 थालियों में खाना लेकर आ पहुंची और एक थाली ओंकार और दूसरी चंदन के आगे रखती हुई बोली, रात भर यही होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगे भी? मैं न देखूं तो इस घर में एक खर भी इधर से उधर न हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा, देखे नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई थी। ओंकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की माँ बोली, देख बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पाहुन खाने में लजाता है। मैं जाती हूँ, भंडार सुना पड़ा है, सभी चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी हैं। ओंकार ने 2 पूरियां रखकर बाकी निकाल दी। चंदन की थाली में 4 थी। ओंकार तो दोनों खा गए, पर चंदन 1.5 पूरी खाकर थाली अलग सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो क्या? चंदन बोला कि 4 पूरियां तक नहीं खा सकते। अब यह प्रसाद किसके लिए छोड़ते हो? तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा। पास में बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई गुंजा का मुंह तकने लगी, जो चंदन की सूत्र से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 5 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास
कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 6 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन भोर में आंगन के वातावरण में एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। रात भर के जागरण और मेहनत से घर के लोगों की आंखों में कड़वाहट भर गई थी। जिसको जहां जगह मिली वहीं ढरक गया। मड़वे से हटकर आंगन में ही खुले आकाश के नीचे एक खाट पर ओंकार और चंदन सो रहे थे। कोहबर के द्वार पर गुंजा भी उठंग गई थी। भिनसार होते होते सबसे पहले गुंजा की माँ जगी। उसने रूपा को जगाया और उसका हाथ मुंह धुलवा कर तैयार कराया। गुंजा आहट से ही जग गई। शांत सोए घर में धीरे धीरे जान आने लगी। बाहर से वैद्य जी आकर बोले, दिन निकलने के घड़ी भर के भीतर ही विदाई की साइत है तो क्या करूं? गुंजा की मां झनक कर बोली, रूपा को तैयार करो। डाल के गहने एक बार अपने से सहेज कर ताला बंद कर चाबी रूपा को सौंप दो। गुंजा से कह दो पाहुन को जगा दे। साहित्य के भीतर ही भीतर मड़वा हो जाना चाहिए। और वैद्य जी बाहर निकल गए। बहन को ठीक करके गुंजा ने ओंकार को जगाया। ओंकार तो उठ गया, लेकिन चंदन सुगबुगाता ही रहा। जिसका विवाह हुआ वह तो उठ बैठे और ये हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। देह में जैसे सासपरान नहीं। क्या सवेरे सवेरे बकने लगी? गुंजा की मां पास आती हुई बोली। फिर पानी से हाथ गीला कर चंदन की आंखों पर फेरती हुई बोली, उठो बचवा, बिहान हो गया, हाथ मुंह धो लो। कपार मुड़ा के तो एकदम बम्भोले बाबा बने हैं। गुंजा हंसती हुई बोली। चंदन बैठकर आंखें मल रहा था। ओंकार उसे लेकर श्यामियाने में चला आया। घंटे भर में ओंकार और चंदन की आंगन में फिर बुलाहट हुई। मड़वे के नीचे एक पलंग पर बढ़िया गलीचा बिछा हुआ था और गांव घर की ढेर सी ब्याही कुंवारी लड़कियां तथा बहुएं चारों ओर से उसे घेर कर खड़ी हुई थी। जलपान के बाद सास ने ओंकार के हाथ में 25 रुपए और चंदन के हाथ में 11 रुपए दिए। उसके बाद वर देखने को आई हुई भयवदी की औरतें ने एक एक 2-2 रुपए ओंकार और चंदन को देने शुरू किए। ओंकार और चंदन के आगे काफी रुपए जमा हो गए। गांव की औरतें जब रुपए दे चुकी तो अंत में गुंजा ने चंदन के हाथ में रुपए से भरा बुना हुआ जालीदार बटुआ थमा दिया और अलग खड़ी हो गई। और बहनोई को? गुंजा की ओर ताक कर एक औरत बोली। बगल में खड़ी हुई गुंजा की भौजाई लगने वाली एक बहू बोली, बहनोई से इनको क्या मतलब? जिसको बीच लिया भरी सभा में उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हुई औरतों में हंसी फूट गई। चंदन ने हाथ का बटुआ आगे गलीचे पर रख दिया। इसे खोल के बताओ कि कितने रुपए हैं। धरने को नहीं दिया। गुंजा कुछ अकड़ कर बोली, खोल के गिन दो बबुआ, तो तुम्हारे साथ ही लग जाएगी। भौजाई ने फिर बोली कसी, बक, जहां जो मन आता है बोल देती हो भौजी। गुंजा बोली, ऐसा दूल्हा खोजने पर भी नहीं मिलेगा। गुंजा बबनी, सहबलिया को खाली मत लौटाओ, संग में लग जाओ। कहो तो चाची से कह दूं? चुप रहोगे कि नहीं? गुंजा बिगड़ गई। सड़कवासी के फंदे पर पतली डोरी से बंधे चुन्नटदार मुंह वाले बटुए को खोलने की चंदन कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद भी जब बटुए का फंदा न सरका तो गुंजा बोली, ये अकील हैरानी बटुआ है बच्चों, तुम्हारी बहिना का बनाया नहीं है जो फट से खुल जाएगा। हार मान लो तो खोल के दिखा दो। चंदन ने गुंजा की ओर देखा। तभी बाहर से नाऊ आकर बोला, बाहर असवारी लगी है, रूपा बबनी को लेकर चढ़ाना है। साइद के भीतर पीढ़ा बहरिया जाना चाहिए। घाम का दिन है, 1.5-2 कोस धरती नापनी है, कहारों का दम निकल जाएगा। मड़वे की रस्म हो गई हो तो पाहुन को जनवासे में लिया जाऊं। अभी नहीं, पाहुन बाद में जाएंगे। गुंजा बोली, अभी तो इन लोगों को खिलाना पिलाना है। कुछ औरतें ओंकार चंदन के पास रहीं, कुछ सामने वाले घर में बैठी हुई रूपा को गहने कपड़े पहनाने चली गईं। 15-20 मिनट के बाद ही अंकवार भेंट की रुलाई से घर आंगन भर आया। माँ, बहन, चाची, दादी, सखी, सलेहर के गले पकड़कर रूपा रोती जा रही थी। घर में से जो भी निकलती सभी लाल लाल आंसुओं में डूबी आंखें आंचल की छोर से पोंछती हुई। बेटी को चुप कराने वैद्य जी आए। रूपा बाप के पांव पकड़ फिर रो पड़ी। बेटी को चुप कराने की जगह वैद्य जी स्वयं रोने लगे। होठ कांपने लगे और गालों पर से आंसू की बूंदें टप टप धरती पर गिरने लगी। हार कर उन्होंने नाउन को इशारा किया। नाउन ने दोनों कंधे पकड़कर रूपा को अलग हटाया और चादर ओढ़ाकर द्वार पर लगी डोली में बिठाने ले चली।
आगे रूपा, पीछे उसके पकड़े हुए नाउन और चारों ओर से घेर कर धीरे धीरे चलती हुई गांव टोले की लड़कियां। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास। नाउन ने रूपा को डोली में बिठा दिया। आगे सिन्होरा और फूल की थाली में दही, अक्षत, गुड़, पानी आदि रख दिया। कहारों ने डोली उठा ली। गांव के बाहर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए डोली के साथ नाउन और कुछ लड़कियां भी गईं। दीपा सत्ती के पास डोली रुकी। नाउन ने रूपा और ओंकार से पूजा करवाई। डोली आगे बढ़ चली। बाहर बारातियों से मिलनी हो चुकी थी। मिलनी समाप्त होने के बाद बारातियों में से किसी ने पूछ लिया, वैद्य जी ने काका को दहेज में क्या दिया? वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हमारे पास है ही क्या? तभी भीतर से ओंकार और चंदन आ पहुंचे। किसी ने इशारा कर दिया। सामने चरण पर बंधी गाय का पगहा चंदन खूंटे से खोलने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये क्या बबुआ, गाय मार देगी? कहते हुए वैद्य जी का चरवाहा चंदन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, रोक मत। लड़के ने जब पगहा थाम ही लिया तो गाय खोल के साथ लगा दे। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहते बेटा, ये कौन बड़ी बात है? गाय पर खुश हो तो ले जाओ गाय। चंदन को इशारा देने वाला अनिरुद्ध था। उसने सोचा वैद्य जी ना नुकुर करेंगे, लेकिन वैद्य जी की यह हाल देखा तो वह दब गया। कई लोगों के साथ वैद्य जी बारातियों को पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक आए। बारात चौबे छपरा से विदा हो गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 6 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। नाम था राम अजोर तिवारी, लेकिन छोटेपन में ही समौरिया लड़कों के यह काका लगते थे। छोटे लड़कों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी इनको काका कहने लगे। धीरे धीरे गांव भर इनको काका ही कहने लगा। बाप के इकलौते होने से दुलरुआ हो गए। इस दुलार ने इनको आगे चलकर सहका दिया। जवानी में ब्याह के पहले गांव की परगसिया मलाहिन से इनका मन लग गया था। रात में उसे पेड़ से तोड़कर जामुन दिया करते थे। एक रात पेड़ से उतरते समय फिसल गए। बाएं पैर में ऐसी मोचाई कि टांग पूरी तरह सीधी न हुई और चाल में भी थोड़ी सी हचक आ गई। तब से काका के ब्याह के लिए इनके बाप को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। देखनहरू आते लौट जाते। बड़ी घेर घार के बाद एक जगह ब्याह तय हुआ, बेहद गरीब घर में। बहू आई तो काका रम गए। 5 साल के बाद माँ बाप चल बसे। काका और काकी अकेले रह गए। ब्याह के 7 वर्ष तक कोई संतान न हुई तो काका काकी बेहद दुखी रहने लगे। सबसे निकट के थे चंदन और ओंकार। काकी को लोगों ने सुझाया कि इतने निकट से टूअर बच्चों के रहते घर क्यों सुना रखती हो। बात सूझ गई। काकी ने चंदन ओंकार को अपने घर में रख लिया। तब चंदन 9 वर्ष का था, ओंकार 14 का। घर में तब थोड़ी सी चहल पहल आई, लेकिन 2 वर्ष बाद काकी भी चल बसी। काका और भी उदासी तथा अकेलापन अनुभव करने लगे, किंतु चंदन ओंकार दोनों भाई स्वभाव से इतने मधुर थे कि काका का मन उखड़ न पाया। इन्हीं के साथ ये बच गए। रूपा आई तो उसने हफ्ते भर के भीतर ही बहुरिया का ताना बाना उतार दिया। घर को लीप पोत, इधर उधर से फैली हुई चीज़ों को सरिया दिया। भंडार घर में माटी के पड़े हुए बहुत से बेकार कूड़े, भांडे और हड़िया बाहर फेंक दी। घर का अनाज पानी तथा पर पौनी की लेन देन महीने भर के भीतर समझ गई। गृहस्थी में राह दिखाने वाली कोई बूढ़ी औरत तो थी नहीं, किंतु महीने भर के भीतर सारी गृहस्थी उसने कब्जे में कर ली। काका, ओंकार और चंदन के मन में उल्लास समा गया, किंतु अब काका के बेपरवाही से घर में आने पर रोक लग गई। देहरी पर आते ही उन्हें खास बोल लेना पड़ता। भोजन के समय चौके पर बैठते ही ढंग से परोसी हुई थाली आगे आ जाती। जलपान के समय जलपान, नए नए व्यंजन और नई नई खाने की चीज़ें मिलने से भोजन की रुचि बदलने लगी। तीनों मर्दों की दिनचर्या ही बदल गई। सभी तनमन से खेती में जुटे। काका खंड में माल गोरू संभालने लगे। चंदन और ओंकार खेती में जुटे। पहले जो खेत बंदोबस्त होते थे वे अब निज की जोत में आ गए। काका का हिस्सा शामिल हो जाने से एक हल की खेती 2 की हो गई। बाहर ओंकार और चंदन ने और भीतर रूपा ने
वर्षों से उजड़ी वीरान गृहस्थी को नए सिरे से बसाकर हरा भरा कर दिया। एक बढ़िया गाय और 2 बैल द्वार पर बंध गए। काका को इधर उधर घूमने की फुर्सत कम मिलने लगी तो भीतर से कुछ व्यग्र रहने लगे, किंतु घर की व्यस्तता के सुख ने उन्हें भटकने न दिया। नियम से सवेरे, दोपहर और रात को जलपान और भोजन को आते देर होने पर कभी कभी भीतर से रूपा भी टोक देती, इसलिए काका डरते रहते। एक दिन बाहर से दतुवन करने घर चले आए। घर के पीछे कुएं की जगत पर दतुवन करने बैठ गए। सवेरे पानी भरने वाली भीड़ का झोंका तो पतरा गया था, लेकिन जगत भीग कर चारों ओर से पिचपिचा गई थी। कुएं पर रमकलिया की विधवा महतारी पानी भर रही थी। उसकी ओर मुंह करके जगत की कोर पर बैठते हुए काका बोले, कहो रामकली की महतारी, का है तिवारी जी? कमकरीन कुछ शंकित हो दबे स्वर में बोली, 45-50 की अवस्था हुई, इतना जांगर अब किसके लिए पिटती है? जांगर में जोर है तो सभी पूछते हैं पंडित जी, दे न चले तो पेट कैसे भरे? बेटी दामाद को अपने पास क्यों नहीं रख लेती? मांग में सेनूर पड़ जाने के बाद बेटी पर कौन जोर रहता है तिवारी जी? हमारे पास धरा ही क्या है कि उसकी लालच में दामाद अपना गांव छोड़कर यहाँ बसने आएगा। अच्छा, पूजू अहिर के घर का क्या हाल है? काका ने दूसरी बात छेड़ दी। पूजू का हाल क्या बताऊं तिवारी जी, बेटा पतोहू अलग हो गए, बेचारे की दुर्गति हो रही है। अभी तो देह में बल है, जांगर चलता है, राम जाने आगे क्या हो। काका चारों ओर ताक कर बोले, हमारी एक सलाह है रामकली की महतारी। कौन सलाह तिवारी जी? काका दतुवन चीर कर जीभ छीलने लगे, फिर कुल्ला करके सिर पर बंधे अंगोछे से मुंह पोंछते हुए बोले, पूजू 50 का हुआ होगा, तुम 45 की। तुम राण, वह भी रणुआ। तुम पूजू के घर बैठ जाओ तो कैसा रहेगा? आपस में पटे भी, दोनों के बाकी दिन भी चैन से कट जाएं। काका की बात पूरी भी न हो पाई थी कि कहारिन गरज पड़ी, ए लंगड़ू, इसी नियत से तुम्हारी मेहरारू मर गई, औलाद का मुंह तक देखने को नहीं मिला। जैसे अपने धर्म की चिंता नहीं, वैसे दूसरे का धर्म भी लेना चाहते हो। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? मेरी बात तो सुनो। खबरदार, आगे बोले तो इसी डोल से तुम्हारा कपार फोड़ दूंगी। कहारिन का गरजना सुनकर कुएं पर भीड़ जुटने लगी तो लोटा डोर उठाकर काका धीरे से वहां से जामुन वाली परती की ओर खिसक गए। लोगों ने कमकरीन से कारण पूछा तो बोली, कुछ नहीं, पपिया लंगड़ुआ का दिमाग फिर गया है। पूछे न पूछे, मैं दूल्हे की चाची सलाह देता फिरता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास कोहबर की शर्त के आगे की कड़ियों का वाचन आप सुन सकते हैं वाचन के अगले क्रम में। धन्यवाद।